नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। पूरे के पूरे देश में विश्व भर में गणेशोत्सव की धूम है। लेकिन ऐसे मौके पर मराठा आरक्षण का मोर्चा मुंबई की ओर आगे बढ़ रहा है। मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी और बिल्कुल गणेशोत्सव के समय ही मराठा आंदोलन जो है वो मुंबई में प्रवेश कर रहा है। प्लान ये बनाया है कि आजाद मैदान पर मनोज जरांगे पाटिल अनशन आंदोलन करेंगे। इस पूरे विषय पर सबकी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि यही वो मराठा आंदोलन है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया था। और इस पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, शिवसेना अध्यक्ष और सबसे इंपॉर्टेंट की रोल जो है उनका हो सकता है। तो क्या आगे की रणनीति है, किस प्रकार से यह आंदोलन आगे बढ़ सकता है और एकनाथ शिंदे इनका रोल मराठा आंदोलन को शांत करने में या फिर मराठाओं की मांग को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, उसको लेकर क्या रोल हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आज वरिष्ठ पत्रकार, राजनैतिक विश्लेषक जयंत माइंडकर जी मौजूद हैं। जयंत माइंडकर जी कई सारे अखबार में, टेलीविजन में उनके आर्टिकल्स, उनकी प्रस्तुतियां होती हैं और आज वो हमारी यूट्यूब चैनल पे आए हैं। आपका स्वागत है। ये मनोज जरांगे पाटिल, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मुंबई में आंदोलन शुरू करे उससे पहले स्टेटमेंट देते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है उनका काम ठीक से मुख्यमंत्री नहीं करने दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये ये क्या वही बात है मतलब निकला? ये वही बात है जो हम भी आजकल मीडिया में चर्चा कर रहे हैं कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कुछ निर्णय उनके ऑफिसर को देवेंद्र फडणवीस ने बुलाया, फिर उनको फायर किया या बोला कि आपका काम ठीक नहीं है, जबकि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये एकनाथ शिंदे के पास है। एक प्रकार से हुआ है क्या कि अगर 132 पे आने वाली, अभी आके रुकने वाली बीजेपी समझो 144 पे रहती थी, तो ये जो अपनी दादागिरी है ये और ज्यादा बढ़ती थी। हो सकता था कि ये जो दो पार्टियां साथ में बैठी है इनमें से एक आधे को रखते थे या किसी को भी नहीं रखते थे और खुद के भरोसे पे काम चलाते थे। बात ये जब हमको अपने पास वो एक मेजोरिटी आ जाती तब जो होता है वो देवेंद्र फडणवीस अभी बिहेव कर रहे। वो पिछली बार 105 पे अटके थे, तब उनको 40 की जरूरत थी। आज वो पोजीशन में है और एक तरीके से लेट्स एक्सेप्ट कि शिंदे और पवार दोनों मराठा, एक सेना का, एक राष्ट्रवादी का, एक का डोमिनेंस थाना में, दूसरे का डोमिनेंस पूना में, और केवल पूना में नहीं तो शरद पवार को जिन्होंने टक्कर दी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अजित पवार की केस जरा अलग है। इसमें इन दोनों मराठाओं में अगर कोई वीक मराठा है जिसको पहले टेक ऑन देवेंद्र फडणवीस कर सकते इन सिंपल वर्ड्स, तो वो एकनाथ शिंदे है। क्योंकि मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे का कुछ बहुत बड़ा रोल रहेगा। उनका अपना थाना है, थाने में अपना करेंगे, आगे थोड़ा सा कल्याण में उनके बेटे बेटे एमपी है, वहां करेंगे। मुंबई में एक दो चार पॉकेट्स में थोड़ा सा कुछ होगा, लेकिन अगर उद्धव और राज का अलायंस हो जाएगा तो वो कुछ नहीं रहेगा। ये इसके लिए बता रहा हूं कि इन दो डेप्यूटी सीएम में से जो वीक है उसको एक प्रकार से अपनी जगह दिखाने की तो बात देवेंद्र फडणवीस नहीं कर रहे, जो मीडिया में चर्चा चल रही है। अब बात आएंगे अब हम जरांगे पाटिल के ऊपर। मैं तब एक बार मिला था जबकि एकनाथ शिंदे सीएम थे और जी। उनके बंगले पे जाके उनसे मिला था। और उस वक्त वो मुझे बहुत सॉफ्ट लगे थे जरांगे पाटिल के बारे में। एक ट्रिकी मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत बहस भी हुई। मैं एक एक लाइन में उसको उसको टच करता हूं। मैं जिस एरिया से आता हूं, नागपुर विदर्भ एरिया, वहां मराठा और कुणबी ऐसा कुछ हम डिफरेंस नहीं करते, हम एक ही मानते हैं।
और कई मराठा हैं जो अपने आप को कुणबी बोलते हैं, कुणबी बोलते हैं हम मराठा है। हाँ, उनमें कुछ छोटी मोटी जातियां होंगी, जैसे हम सब कास्ट बोलते हैं वैसे हो सकती है, लेकिन वो एक ही मानते। अब जरांगे पाटिल ने उसमें उसमें आपको पता है एक थोड़ा सा डिफरेंस करने का प्रयास किया। आपको पता है वो मराठवाड़ा के बारे में, जी कुणबी अलग मराठा अलग, ये करने की कोशिश की। एक्चुअली ये कई मराठा हमारे एरिया के हैं, कोकण के, वो मानते नहीं है इसको। बेसिकली वो मराठा एक मानते हैं सबको, और वही यानी ज्यादातर जानने वाला है। हुआ है क्या, शिंदे के टॉपिक पे आके मैं बोलता हूं। शिंदे ने उस वक्त, मुझे याद है जब वो सीएम थे, एक पार्टी में उन्होंने बुलाया था, तब उन्होंने जरांगे पाटिल के मुद्दे को एक प्रकार से कुणबी और मराठा डिवाइड करने को, एक प्रकार से मुझे याद है मैंने ही सवाल पूछा था, समर्थन दिया था। उन्होंने बोला था कि नहीं, वो कुणबी यानी ओबीसी है और मराठा को ओबीसी में लाना है। अब ये जो एक ऐसा मुद्दा ट्रिकी है, क्योंकि ये जरांगे क्या कर रहा है, सिंपल थिंग, डिवाइड एंड रूल विद इन मराठा। जरांगे डिवाइड करके उसको कुणबी करके एक तबका अपने पास लेने की कोशिश कर रहा है, और एक तरीके से शिंदे ने उसको सपोर्ट किया पॉलिटिकली। सब लोग अपना अपना, हमको कितना फायदा होगा वो देखते हैं। अब मराठवाड़ा में वैसे इनका क्या ज्यादा कुछ, एकनाथ शिंदे के शिवसेना का जो भी कुछ है, वो एक संदीपन भुमरे वगैरह, बाकी तो कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन ये करके कुछ हद तक, क्योंकि वो तब सीएम थे, एक प्रकार से वो जो भी कुछ आंदोलन था उस वक्त उन्होंने दबा दिया। आज भी वो उसी प्रकार से उनको एक टास्क दिया गया है, आप वो काम करें। अजीत पवार अगर करेंगे तो वो तो बिल्कुल शरद पवार की स्टाइल में करेंगे। उनकी तो बात अलग है, वो तो बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, या तो फिर अगर केंद्र ने अगर ओबीसी कोटे में दिया, फिर रियल प्रॉब्लम मराठा को रिजर्वेशन देने का कहां से शुरू होता है। आप इनको 26% ओबीसी कोटे में से देंगे या या अलग कोटे के देंगे, बाहर से देंगे, लड़ाई जो है वो बाहर से। इसी बात की है। हाँ, यही रियल प्रॉब्लम इतना ही है, क्योंकि अगर तुम ओबीसी कोटे में यानी पूरा 32% मराठा, जिन्होंने अभी तक 13-14 सीएम दिए हैं, उनको अगर ओबीसी डाल देंगे, तो ना तो वो मानेंगे और ना रियल ओबीसी है वो भी मानेंगे। हम्म। क्योंकि मराठा भी खुद को बैकवर्ड नहीं मानते, कई मराठा ऐसे बोलते हम बैकवर्ड नहीं है, और जो रियली बैकवर्ड है वो तो ना मानेंगे ही नहीं कि हमारे घर पे आके हमारे ही घर में तुम रहो। तो जो टसल है वो यहाँ है, और ये यहाँ की जो टसल है, अब देवेंद्र यहाँ रहे या कुछ हद तक ये अभी की सरकार ही यूं बोलो, दोनों डेप्यूटी सीएम, वो एक प्रकार से ये मुद्दा टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है ये जान पे देवेंद्र आने वाला। फडणवीस जी, इन्होंने ये मुद्दा जब पहली बार हैंडल किया तो बहुत ही इफेक्टिवली हैंडल किया था, यानी कि आंदोलन को वो पीछे टालने में कामयाब रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आंदोलन, वो रिजर्वेशन लेके भी आए थे, उन्होंने वो रोल आउट भी कर दिया था, उसका मराठा समाज को फायदा भी हुआ था। तो एक ना एक बैटल उन्होंने वहां पे की थी। थी। अभी अभी जो है वो वहां तक नहीं रही ना। अभी जो मैंने मुद्दा निकाला है वहीं पे अटका है ना। क्या आप मराठा को ओबीसी देंगे कि अलग देंगे? इसका इसका जवाब उस वक्त दिया था क्या? नहीं। मेरे ख्याल से नहीं दिया था। जो हाँ मुद्दा हाँ। है वो यहाँ अटका हुआ है। इसके लिए जब कोई जरांगे पाटिल टीवी पे आके बोलता है, तो कोई, मेरे ख्याल से लक्ष्मण हाके, वो एक ओबीसी नेता है, वो भी टीवी पे आके बोलते हैं। ये जो अभी एक प्रकार से डिवीजन हुआ है, वो ओबीसी वर्सेस मराठा डिलिबरेटली किया गया है। अब ये करने में क्या बीजेपी पीछे है उसके, या कोई बोलते हैं शरद पवार इसके पीछे है, व्हाटएवर, मेरा इतना ही मानना है। मैं इसमें थोड़ा सा जातीय जनगणना की जो बात राहुल गांधी ने निकाली है, वहां तक जाता हूं। एक रियल फिगर नहीं है ऐसा, हमने भी कई बार लिखा है, बोला है, और पॉलिटिकल लीडर्स भी बोलते हैं कि जो भी कोई बैकवर्ड की फिगर जो आज हम मानते हैं, वो रियल नहीं है। कहीं कई ऐसे हैं कि जिनको जरूरत नहीं है फिर भी वो जात के नाम पर ले रहे हैं, और कहीं ऐसे रहे हैं कि जिनको जरूरत नहीं मिले, जो हम कई बार बोल चुके हैं। अब जब ये कास्ट सेंसस ठीक से होगा, यानी वही 2031 जो प्रोसेस अभी मेरे ख्याल से चल रही है, और जिसमें से अगर
सही फिगर कि कौन रियल बैकवर्ड है, तो एक तरीके से 1989 में मंडल के बाद जो एक नया एक कास्टियस तो नहीं बोलना चाहिए, एक रिवॉल्यूशन हुआ था ओबीसी में जॉब्स के लिए, उसी प्रकार का एक रिवॉल्यूशन 2031 में होगा। और उस वक्त ये मराठा कम्युनिटी रियल बैकवर्ड है या नहीं, यानी उनको बैकवर्ड में डाले या अलग दे। रियल जो टसल है मराठा कम्युनिटी का इतना ही है कि तुम अगर बैकवर्ड में जाएंगे तो बैकवर्ड बोलेंगे हमारे पास खुद के ही 52% है, हम खुद पूरे महाराष्ट्र के 52% है। अगर आप 32 उसमें आ जाएंगे तो हम हो जाएंगे कितने, 84। हमारा घर तो हम, और हमारा घर तो 26% का ही है। तो आप हाँ, देखिए, बावन एक प्रतिशत अनार जब है 100 तब हम बीमार। 20, हाँ 52% जब है तब हम मुश्किल से 26% को अकोमोडेट कर रहे हैं। मैं फिगर वाइज बोल देता हूं, अगर उसी 26% में आप बोलेंगे 84 को एडजस्ट करें तो हम कैसा करेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कोई भी, और शरद पवार को भी ये पता नहीं, उनको भी पता है, सबको पता है। ये देवेंद्र फडणवीस एक प्रकार से टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है, क्योंकि उनको पता है अब तो सत्ता में आ गए हैं, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। और बेसिकली संघ परिवार मानेंगे तो संघ परिवार किसी भी रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये तो बेसिक उनकी स्ट्रेटेजी है, तो हाँ उनको भी बिल्कुल। छोड़ दो। ये अब जो आएगा तो मेरा अभी तो कुछ ये टालने की ही कोशिश करेंगे कैसा भी करके, जो आपने बोला था कि ये बिल्कुल ऐसा मराठा मोर्चा आया था, स्वागत किया, ये किया, और फिर आराम से सब चले गए। हमको लगा कि सब काम हो गया। काम रियल कुछ हुआ क्या? जो मैंने बोला वो काम है कि भैया 26% जगह है, यानी हम रिजर्वेशन देंगे, आप 52 है, अभी 84 होने के बाद एडजस्ट करेंगे क्या? ये रियल टसल है। और इसका जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये बात ये आपने जवाब, सही कही। ये तो कांटे का सवाल है, लेकिन एक नाथ शिंदे, जब ये आंदोलन मुंबई आएगा तो उनका रोल कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। अगर देखिए पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अगर देवेंद्र फडणवीस उनको तकलीफ दे रहे हैं, जो कुछ हद तक मीडिया रिपोर्ट्स है कि वो बार बार अर्बन डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट के बारे में कुछ करेंगे, उनके कुछ निर्णय बदलेंगे, अगर ऐसा कुछ कर रहे, या जानबूझ के ऐसा बोला गया है कि केवल हमारे ही एमएलए और मिनिस्टर्स के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। कई हमने देखा है कि ये अपने वो कौन एक गायकवाड़, संजय गायकवाड़, जिसने एक मारा था एमएलए सबको, तो ऐसा एक रिपोर्ट एकनाथ शिंदे ने जाके अमित शाह को दिया था कि हमको टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए एकनाथ शिंदे इनके पास जा सकते हैं, लेकिन उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस इस पोजीशन में है कि उनको कोई भी 5 साल तक हटा नहीं सकता। ये रियलिटी है। समझो ये चले भी गए, अजित पवार को, अजित पवार तो वापस नहीं जा सकते, वो तो दरवाजे उनके लिए बंद है। तो अगर वो गए तो बीजेपी वाले अपने और मिनिस्टर्स बना देंगे, एकनाथ शिंदे को ही प्रॉब्लम होगा। ऐसी पोजीशन में खुद एकनाथ शिंदे है, अजित पवार तो वापस जाने वाला नहीं है, और देवेंद्र फडणवीस को पता है कि हमको कुछ कोई हटा नहीं सकता, इसके लिए आराम से बैठेंगे। लेकिन जितना हो सके, आपने जो बात कही वो सही है, एकनाथ शिंदे एक प्रकार से काउंटर करने की, कर्ब करने की, देवेंद्र फडणवीस को बार बार ये मराठा के मुद्दे के ऊपर जैसा कॉट करने की कोशिश करेंगे। एक एक मुद्दा और है। जब ये मराठा आंदोलन मुंबई पहुंचेगा, आजाद मैदान में अनशन होगा, तो एमएमआर रीजन में इसका क्या असर होगा, क्योंकि पालिका चुनाव नजदीक है। देखो एक क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा सा कास्टिस, लेकिन मैं रियलिटी बोल दूं कि एमएमआर में कास्ट, जो जहां से भले ही हम कहीं से भी आए होंगे, छोटे महाराष्ट्र के किसी भी एरिया के, द मोमेंट हम
रूरल एरियाज में जाते हैं, सेमी अर्बन एरिया में जाते हैं तो कास्टिज्म रहता है। लेकिन मुंबई थाना सेमी, ये जिसको हम एमएमआर बोलेंगे, ये एरिया में आते हैं तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक प्रकार से कम हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मुंबई में भी इतना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलता नहीं है, वो चलता है इकोनॉमी के ऊपर, मेनली वो इकोनॉमी के ऊपर चलता है। तो इनका असर, मराठा करके जो इनका असर है, वो एमएमआर में रहेगा क्या, तो मुझे नहीं लगता। मुझे, और मुंबई कॉरपोरेशन में तो भी होगा क्या, मुझे जो अभी तक का मेरा अनुभव है उसमें लगता नहीं। अगर इस बार कुछ अलग होगा तो बात नहीं, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है 30-40 साल से, तो एमएमआर एरिया में कास्टिज्म इतना चलता है क्या। अगर आनंद दिघे नहीं एक नहीं, कास्टिज्म मुंबई शहर और आसपास के इलाके आसपास में, में, बिकॉज बिकॉज सभी अपने गांव छोड़ के इसीलिए आए हैं क्योंकि हाँ, कास्ट पॉलिटिक्स से केवल उनका पैसा भला नहीं हुआ। कमाने के तो उनको जब अपना भला करना है तो वो बस, अर्बनाइजेशन की पॉलिसी में आ गए। आप यहाँ पे रहते हो, आपके पड़ोस में रहता है, आपको कोई संबंध नहीं। कोई सुबह को कोई उठाया संकट, आपने, झोला उठा दिया, आप काम पे चले गए, पूरे बस दिन बस काम किया, रात को झोला पकड़ के घर पे आए, खाया पिया, सो गए, महीने के अंत में पैसा इकट्ठा किए, गांव भेज दिए। आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए या कास्ट बस पॉलिटिक्स में कोई सिटी में कास्ट, करे। या इसीलिए मेरा ही मानना है एमएमआर में कास्ट लेकिन नहीं है। लेकिन हम जो ये वीडियो बनाने का पर्पस था, जो सबसे प्राइम पर्पस, वो ये था कि मनोज जरांगे पाटिल लगातार एकनाथ शिंदे इनकी फेवर कर रहे हैं, ये इनके मानता हूं, फेवर ये मानता हूं इनके मैं, फेवर क्योंकि में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अजीत पवार से वो डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, वहां वो थोड़ा सा ये कुछ अजीत पवार ऐसे कुछ काउंटर कर सकते हैं, ही कैनॉट आंसर। तो उनको एकनाथ शिंदे सॉफ्ट लग रहे, जो मैंने बोला कि कुणबी और मराठा डिवाइड है, ये कोई भी मानेगा नहीं, हमारे एरिया का मानते ही नहीं, बोलते हम एक ही है, ये कुणबी मराठा डिवाइड है ही नहीं, हम ओबीसी नहीं है, हमको अलग चाहिए, ये भी मानते हैं। तो उस वक्त एकनाथ शिंदे ने कहा था, जिसका मैंने जिक्र किया, मैंने ये सवाल पूछा था, एक पार्टी में मिले थे तो उन्होंने बोला नहीं वो तो अलग है, वो एक ओबीसी है। अब खुद मराठा मानने के लिए तैयार नहीं कि वो ओबीसी है, खुद कुणबी मानते नहीं है कि वो ओबीसी, वो बोलते हैं हमको, हम 32% अलग है और हमको अलग रिजर्वेशन दो। और ये हो क्या रहा है जिसका हमने जिक्र किया कि 26% जगह है, 52 मिलती है, ओबीसी है, 52 में 84 करके चले जाओ, अकोमोडेट करो। ऐसा हो तो नहीं सकता। प्रॉब्लम हाँ यहां चल रहा है, और जो एकनाथ शिंदे सपोर्ट कर रहे हैं वो पॉलिटिकली कर रहे हैं, इन अ वे। अपने जो भी कोई देवेंद्र फडणवीस से उनके जो भी कोई तकलीफें दी होंगी, उसको एक प्रकार से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में मराठा आरक्षण विषय हमारे साथ बात किया और हमें समझाया। तो दोस्तों, मराठा आंदोलन थोड़े समय में मुंबई शहर में पहुंच जाएगा, और जब वो मुंबई शहर में पहुंचेगा तो शहर में ये आंदोलन की कौन सी रूपरेखा लेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस पूरे आंदोलन के विषय में एकनाथ शिंदे, इनकी भूमिका क्या रहेगी, क्या वो मध्यस्थी करते हैं, क्या वो इस आंदोलन को एक अलग दिशा में ले जाने में सफल रहते हैं, या फिर उन पर कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है क्योंकि वो मराठा हैं, और वो ये आंदोलन को आगे किस तरह से टैकल करते हैं, इस पर निगाहें बनी रहेगी। दोस्तों, मुंबई शहर में आने वाले मराठा आंदोलन, उसका होने वाला पालिका चुनाव पर असर, इन सारे विषयों पर हम हमारी यूट्यूब चैनल पर एपिसोड बनाते रहेंगे। आपका इस पूरे विषय पे क्या कहना है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।